नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पे है और आज हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में फिर से क्लियर करने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री के बारे में भी देखेंगे और बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। परंतु दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के बारे में देखा था, अगर वो आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट जो है वो भी आपको मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज के ये वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री के बारे में। दोस्तों, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम तो देख लिया, परंतु क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री भी जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर क्लासीफाई करने के लिए बाउंड्री जो है मेनली 6 टाइप में क्लासीफाई की जाती है। अगर फर्स्ट क्लासिफिकेशन की मैं अगर आपसे बात करूँ तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है फिक्स्ड बाउंड्री, यानी कि जो बाउंड्री फिक्स्ड है। अगर वहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि फिक्स्ड बाउंड्री किसे कहा जाएगा, यानी कि किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान, यानी कि हीट इंटरेक्शन हो रहा हो या फिर वर्क इंटरेक्शन हो रहा हो, तो उस दौरान अगर बाउंड्री का साइज और शेप चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट द इंटरेक्शन इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो वहाँ पर उसे हम फिक्स्ड बाउंड्री कह सकते हैं। फिक्स्ड बाउंड्री के कुछ एक एग्जांपल्स में अगर आपसे शेयर करूं तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू दी पाइप और नोजल अथवा पाइप में से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसे भी आप फिक्स्ड बाउंड्री कह सकते हैं। अथवा यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो बॉइलिंग हो रहा है वो भी, स्टीम इनसाइड द प्रेशर कुकर, वो भी जो है वो फिक्स्ड बाउंड्री का एग्जाम्पल है। यानी कि आपकी जो बाउंड्री है वो थ्रू आउट दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी कि थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन हो रहा है, वो चाहे फिर हीट का हो या फिर वर्क का हो, उस दौरान क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा उसका साइज और शेप। अगर उसका उल्टा ले लेते, यानी कि उसका वाइसा वर्सा अगर ले लेते तो क्या होगा, उसे हम मूवेबल बाउंड्री कहेंगे। यानी कि थ्रू आउट दी सिस्टम, यानी कि थ्रू आउट दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हमारे साइज और शेप में, किसका साइज और शेप, बाउंड्री का साइज और शेप अगर चेंज हो जाता है तो उसे हम मूवेबल बाउंड्री कहेंगे। मूवेबल बाउंड्री का भी एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हमारे पास है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, वो भी एक मूवेबल बाउंड्री का एग्जांपल है। और एयर फिलिंग इनसाइड दी बलून, एयर फिलिंग प्रोसेस है बलून की, वो भी एक मूवेबल बाउंड्री का एग्जांपल है कि जिसमें साइज और शेप ऑफ जो बलून है वो चेंज होता है ड्यूरिंग दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उसके बाद में अगर बात करते हैं रियल बाउंड्री की, तो रियल बाउंड्री किसे कहा जाएगा कि जिस भी बाउंड्री के पास एक रियल सरफेस है, जिस भी बाउंड्री के पास एक रियल सरफेस है जिसे आप छू सकते हैं या फिर जिसे आप महसूस कर सकते हैं, उसे हम रियल बाउंड्री कहेंगे। उसमें बढ़िया एग्जांपल है फिर से पिस्टन और सिलेंडर असेंबली का, वहां पर ये भी एक बढ़िया एग्जांपल है। उसके बाद देख सकते हैं स्टीम इनसाइड द प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर की जो वॉल्स है उसे आप छू सकते हैं, उसे वो जो है वो एक प्रकार की रियल सरफेस है, तो वो भी एक रियल बाउंड्री का ही एग्जाम्पल है। अगर उसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो इमेजिनरी बाउंड्री कैसे कहा जाएगा कि आपने जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अराउंड एक इमेजिनेशन किया है कि मैं इतना सा ही पोर्शन जो है वो एज अ बाउंड्री लूंगा। तो आप जब इमेजिनेशन करते हैं वहां किसी भी प्रकार की अगर रियल सरफेस नहीं है तो उसे हम इमेजिनरी बाउंड्री कहेंगे। और इमेजिनरी बाउंड्री में जो है उसका बढ़िया एग्जाम्पल है इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू नोजल। अगर मैं आपसे नोजल की बात करूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे नोजल की बात करता हूं तो नोजल का शेप, यहाँ पर मैं कन्वर्जेंट नोजल ले रहा हूं, तो कन्वर्जेंट नोजल की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जेंट नोजल का जो इनलेट एरिया है और आउटलेट एरिया है उसके आसपास हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी बाउंड्री ले लेते हैं। यानी कि एक कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, वहां पर हम इमेजिनरी बाउंड्री जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, तो इसे जो है वो इमेजिनरी बाउंड्री कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है वो एक बढ़िया एग्जाम्पल है इमेजिनरी बाउंड्री का। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं डाईथर्मल बाउंड्री के बारे में। डाईथर्मल बाउंड्री किसे कहा जाएगा, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, हीट को जो है वो लिबरेट कर देगा सराउंडिंग में। परंतु मान लीजिए इसके ऊपर आपने इंसुलेटिंग कवर चढ़ाया हुआ है, तो क्या वो जो है वो हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा सिस्टम टू सराउंडिंग। डाईथर्मल बाउंड्री इसे कहा जाता है कि जो भी सिस्टम के आसपास जो बाउंड्री है
वो हीट एनर्जी को फ्लो करने को, यानी कि हीट एनर्जी फ्लो करने के लिए उसे परमिट देती है, यानी कि हीट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली फ्लो कर सकती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ बाउंड्री, देन इट इज कॉल्ड एज अ डाइथर्मल बाउंड्री, यानी कि हीट आपकी सिस्टम से सराउंडिंग तक फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा भी एक एग्जाम्पल है, सिस्टम बाउंड्री ऑफ बॉइलिंग वाटर, यानी कि बॉइलिंग वाटर का जो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो भी डाइथर्मल बाउंड्री में कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद में सिस्टम इनसाइड जी क्लोज्ड प्रेशर कुकर के अंदर जो स्टीम है वो भी डाइथर्मल बाउंड्री का एग्जाम्पल है। फिर उसका अगर उल्टा ले लेते हैं, उसका जो रिवर्स ले लेते हैं, तो वहां पर आपको मिलेगा एडियाबेटिक बाउंड्री। वहां पर एडियाबेटिक बाउंड्री कैसा कहा जाएगा, वो आप सबको ही पता होगा कि जिस सिस्टम में से, यानी कि जिस भी बाउंड्री में से हीट फ्लो नहीं हो सकती सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी कि मान लीजिए ये जो है वो बाउंड्री है, तो यहाँ पर अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती थ्रू दी बाउंड्री सिस्टम टू सराउंडिंग, तो उसे हम एडियाबेटिक बाउंड्री कहेंगे। एडियाबेटिक बाउंड्री का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंसुलेटेड वॉल ऑफ थर्मोफ्लास्क की जो दीवारें होती है इंसुलेटेड, वो रेफ्रिजरेटर्स की जो दीवारें होती है आसपास की, वो उसे भी जो है वो एडियाबेटिक बाउंड्री कहा जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात की कुछ एक बाउंड्रीज के बारे में और हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री। पर नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। मान लीजिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि गवर्निंग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको डिस्कशन करना है, यानी कि समझना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द प्राइमरी प्रॉपर्टीज, ओके, देन आफ्टर डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिट प्रॉपर्टीज। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक प्रॉपर्टीज को कवर करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम एक एक करके इंटरनल एनर्जी, फ्लो वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी को भी कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेशर, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वेलोसिटी को कवर करने वाले हैं, कि जो एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के एनालिसिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, प्रेशर से। तो प्रेशर आप सबको पता ही होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जो नॉर्मल पर्सन होगा वो क्या कहेगा कि फोर्स अपॉन एरिया, परंतु यहाँ पर आप रॉन्ग हो जाते हो। फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, परंतु वहां पर फोर्स की भी जो डायरेक्शन है वो जो सरफेस है उससे 90 डिग्री पर होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए ये आपकी सरफेस है, तो उससे अगर 90 डिग्री पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी कि 90 डिग्री पर जो है वो फोर्स लगता है किसी भी सरफेस पे, यूनिट सरफेस पे, तो उसे हम प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर का जो इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। उसके बाद में अगर बात करते हैं उसके कुछ यूनिट्स के बारे में, तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन एमके सिस्टम में जो उसके यूनिट्स है वो है किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड नंबर के बात करते हैं एसआई यूनिट्स के बारे में, तो एसआई यूनिट्स है उनका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर जो है वो किस तरह मेजर किया जाता है, प्रेशर जो है वो फ्लूइड के द्वारा भी मेजर किया जाता है, प्रेशर गेज में, वैक्यूम गेज में एंड लिक्विड मैनोमीटर्स में। कन्वीनियंटली जो है वो प्रेशर किस तरह मेजर किया जाता है, हमारे पास आप सबको पता होगा ये जो इक्वेशन वो मोस्ट फेमस है, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पर जो रो जी एच में जो एच दिखाया जा रहा है वो क्या है, हाइट ऑफ द एनी फ्लूइड कॉलम। तो यहाँ पर जनरली फ्लूइड कॉलम में हम किसे यूज करते हैं, वाटर या फिर मर्क्यूरी को। तो अगर आपको पता ही होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे कि 1 mm ऑफ Hg का अगर प्रेशर है तो वो कितना होगा, वो ट्रांसलेट कितना होगा 13.57 mm ऑफ वाटर कॉलम के अनुसार जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो वो ट्रांसलेट होगा 760 mm ऑफ Hg एट 0 डिग्री सेल्सियस और 14.969 psi का अगर मैं आपसे फुल फॉर्म कहूँ तो पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने प्रेशर की बात की। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो मैंने टेबल दर्शाया हुआ है वो बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि 1 बार का जो है वो कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻�3, 10⁻�6 आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो ये जो टेबल है वो कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका।
तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर के कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर सीखने के लिए यहाँ पर नीचे दी गई जो फिगर है उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 3 जो है वो लाइन मैंने कंसीडर की है। 3 लाइन इन द सेंस कि प्रेशर की जो 3 लाइन्स है वो मैंने यहाँ पर दर्शाई है। प्रेशर की जो 3 लाइन्स है उसमें से जो बॉटम मोस्ट लाइन है उसे हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहेंगे, कि जहां पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 0। और जो भी प्रेशर इस लाइन को रेफरेंस के तौर पे लेके जो है वो कंसीडर करेंगे तो उसे एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहा जाएगा। और एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, क्रॉस सेक्शन 2 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन 1 के पास, तो वहाँ पर क्या आपको दिखाई दिया होगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। हम एटमॉस्फेयर को अगर रेफरेंस लेके प्रेशर मेजरमेंट करते हैं तो हमें गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर देखने को मिलेगा। वैक्यूम प्रेशर किसे कहा जाएगा कि जिस प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, जिस प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। और जिस प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो भी चलेगा, तो उसे हम गेज प्रेशर कहेंगे। गेज प्रेशर को कई बार जो है वो पॉजिटिव गेज प्रेशर भी कहा जाता है और वैक्यूम प्रेशर को कई बार नेगेटिव गेज प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो थियरी दी गई है वो इसके रिगार्डिंग ही है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर फिगर में डिस्कस किया है, तो आप थियरी अपनी ओर से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका समय जो है वो उसमें नष्ट नहीं करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रेशर के बाद टेम्परेचर के बारे में या फिर मास के बारे में। मास जो है वो हम भूल गए, तो मास के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मास किसे कहा जाएगा, आप सबको पता ही है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में द्रव्य की जो मात्रा है उसे जो है हम मास के नाम से देखेंगे। उसे हम मास क्वांटिटी भी कह सकते हैं। उसका जो यूनिट है वो सबको पता ही है, ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम है। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों टेम्परेचर को आपने मोस्ट कॉमनली जाना होगा कि इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। परंतु दोस्तों यहाँ पर खास एक बात माइंड में घुसा लीजिए कि टेम्परेचर का अर्थ वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। इट इज़ द रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। टेम्परेचर की जो सही डेफिनेशन है वो यहाँ पर दिखाई गई है। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन, यानी कि वो एक रिफ्लेक्शन है एवरेज वैल्यू किसकी, काइनेटिक एनर्जी का रिफ्लेक्शन है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम, ऑब्जेक्ट की तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे। उसमें प्रेजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट जो इंटरनल एनर्जी है उसका जो काइनेटिक फ्रैक्शन है। अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं कि इंटरनल एनर्जी के हमें 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं, यानी कि उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड जो पार्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को अगर कंसीडर करते हैं तो इसका जो एवरेज वैल्यू है काइनेटिक फ्रैक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, रोटरी एंड वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मोलिक्यूल्स। वहाँ पर हम सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। सब्सटेंस के अंदर जो प्रेजेंट मोलिक्यूल्स है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। और काइनेटिक मोशन कौन कौन सी है, ट्रांसलेशन मोशन, रोटरी मोशन और वाइब्रेशन मोशन। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं कि टेम्परेचर रीचेस एट द हायर वैल्यू व्हेन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इज हायर, यानी कि जब भी मोलिक्यूल्स की मोशन में इजाफा होगा, यानी कि मोशन ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीजेस, एट दैट टाइम टेम्परेचर विल राइज इन दी एनी सब्सटेंस। तो उसके बाद में अगर टेम्परेचर के यूनिट में आपको बताऊं तो टेम्परेचर के यूनिट जो है वो सेल्सियस स्केल में डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में केल्विन है और फ़ारेनहीट स्केल में फ़ारेनहाइट है। और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। हमने ऑलरेडी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के बारे में तो स्टडी कर लिया, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किस जगह पर आपको मिलेगा और क्यों जो है वो इसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाएगा, उसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। एट विच द मोशन ऑफ ऑल द मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस बिकम जीरो,
यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। तो जब भी जिस भी टेम्परेचर के पास इन सब मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, मोशन इन द सेंस ट्रांसलेटरी मोशन, रोटरी मोशन या फिर वाइब्रेशनल मोशन की बात कर लेते हैं, तो अगर ये 0 हो जाती है तो उस टेम्परेचर को हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो दोस्तों ये जो भी डेफिनेशन है वो भी आप याद रखने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहा जाएगा कि जो भी टेम्परेचर आप एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के रेफरेंस के थ्रू मेजर करेंगे उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं कई और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वॉल्यूम आप सबको पता ही है, मैं उसमें थोड़ा सा डीप नहीं जाने वाला हूँ। रीजन ऑक्यूपाइड इन द स्पेस बाय द सिस्टम इज नोन एज वॉल्यूम, यानी कि स्पेस में जितना भी रीजन आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है किसी भी सब्सटेंस ने, तो उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम की अगर मैं SI यूनिट्स की बात करूँ तो वॉल्यूम का SI यूनिट्स है मीटर क्यूब। उसके बाद में आगे बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो डेंसिटी किसे कहा जाएगा, आप सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, परंतु मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका अगर यूनिट की बात करें तो मास का SI यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम का SI यूनिट है मीटर क्यूब। तो उसका जो SI यूनिट बन के आता है वो हमें मिलेगा kg पर मीटर क्यूब। और अगर हम डेंसिटी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी जो यूनिट है वो हमें मिलेगा मीटर क्यूब पर kg। तो यहाँ पर ये जो है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी मैंने SI यूनिट्स के बारे में बात की, जितने भी जो मैंने टेबल्स, प्रेशर का जो टेबल मैंने दिखाया आपको, तो वो आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपनी जो नोटबुक है उसमें कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड ऑफ एग्जाम वो आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ सकते हैं। और खास याद रखिए SI यूनिट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। और उसके बाद में आज के लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी किसे कहा जाएगा, वेलोसिटी हम उसे कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है वो स्पेस के फ्रेम में यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति करता है या फिर अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे जो है वो हम वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो ये जो है वो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, तो उसे जो है हम वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी का भी इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दी वन डायरेक्शन यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन विच इज इन द मीटर डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द डिस्टेंस यानी कि सेकंड। तो उसका जो यूनिट निकल के आता है वो है मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कई सारे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में सीखा, जिसमें आज हमने पहले सीखा कि क्लासिफिकेशन बाउंड्री, उसके बाद में हमने बात की प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, इन सारी प्राइमरी जो प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो हमें आगे हेल्प करेगी 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ समझने के लिए, तो वो हमने आज सीखी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एनर्जी के बारे में, उसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हीट के बारे में सीखने वाले हैं और उसके बाद में वर्क के बारे में भी हम सीखेंगे। और मैं आपसे इन तीनों का जो मेन डिफरेंस है वो भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों अगर ये आपको पूरा का पूरा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दिया गया नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं तो आपको डायरेक्टली नोटिफाई किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो लेक्चर्स की PDF पाने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो उस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप ज्वाइन उसमें भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।